दोपहर का समय था। शर्मीली बार बार दरवाजे पर अपने पति पुट्ठा की राह देख रही थी। समझ में नहीं आता कि कहाँ चले गए ये। दोपहर को पकाने के लिए मूली मंगाई थी, मगर शायद इन्हें समझ ये आया होगा कि रात के पकाने के लिए मूली मंगाई है। तभी वहाँ पुट्ठा आ पहुंचा। तुम खाली हाथ आए हो, मूली कहाँ है? मूली वो तो तुम्हें खेत में मिलेगी। बकवास मत करो, मैंने तुमसे दोपहर के पकाने के लिए मूली मंगाई थी, कहाँ है? झूठ मत बोलो शर्मीली, तुमने ही तो मुझसे कहा कि जाओ थोड़ा सा टहल कर आओ। तुम्हें टहल कर आ गया। मेरी तो किस्मत फूट गई। जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई, कुछ देर बाद तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ। उसके बाद ये भी भूल जाओगे कि तुम कौन हो। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। जी मालकिन, अगर आप मुझे निकलने को कहती हैं तो मैं निकल जाता हूँ। वैसे भी गरीब नौकर जहाँ काम करता है वहाँ से उसे निकाल ही दिया जाता है। गरीब नौकरी? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बिरजू तुम्हारे घर पर साफ सफाई का ही तो काम कर रहा हूँ ना। पुट्ठा की बात सुनकर शर्मीली का दिमाग बुरी तरह से खराब हो गया। वो समझ चुकी थी कि पुट्ठा अब भूल चुका है कि वो पुट्ठा है। निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ मत आना। शर्मीली की बात सुनकर गांव से पुट्ठा निकल गया और दूर एक खेत में जाकर अपने आप से बोल उठा, अब मैं कभी भी इस गांव में लौटकर नहीं आऊंगा। हाँ। सुबह का वक्त था। कासगंज में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गबरू एक चाय की दुकान पर बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। अरे चाय वाले भैया, अरे एक कप चाय पिला दो। गबरू, अगर तुम चाय की जगह दूध पीते तो शायद नाटे से लंबे हो जाते। भैया कितनी बार कहा है कि मेरे छोटे कद को लेकर जो है मुझसे बात मत किया करो। बता रहे जल्दी से चाय बना दो वरना कंटाप धर देंगे। बता रहे। दुकानदार ने गबरू को चाय दे दी। तभी दूर से बूढ़े पति पत्नी एक सुंदर लड़की के साथ गबरू के पास आकर खड़े हो गए। बूढ़ा व्यक्ति गबरू से बोला, क्या तुम बता सकते हो कि कासगंज में पुनिया चाचा का घर कहाँ है? पुनिया चाचा? पुनिया चाचा से भला तुम्हें क्या काम है? क्या कीजिएगा? अरे तुम्हें तो पता ही है कि पुनिया चाचा का बेटा कासगंज में सबसे ज्यादा कमाता है और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए पुनिया चाचा के घर पर आया हूँ। गबरू सुंदर लड़की को देखकर खुश होते हुए बोला, क्या इन्हीं के लिए पुनिया चाचा के लड़के से बात चलाने आए हैं आप? हाँ, ये मेरी बेटी है। मैं इसी के रिश्ते की बात करने आया हूँ। तो आपको पुनिया चाचा के यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है बताइए? कासगंज में एक और भी सुंदर जवान लड़का मौजूद है। आप अपनी बेटी की बात उस लड़के से क्यों नहीं चलाते? गबरू की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की पत्नी बोली, कमाल है, हमें तो पता ही नहीं था। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उसका पता भी बता दो, हम एक बार उसे भी देख लेंगे। आप जो है उसे देख रही हैं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। अरे तुम्हारे सामने इतना सुंदर बाका नौजवान बैठा हुआ चाय पी रहा है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई। गबरू की बात सुनकर बूढ़ी औरत का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसने एक जोरदार चांटा गबरू के गाल पर जड़ दिया। आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है तूने? 1.5 फुट से ज्यादा का नहीं है तू, और मेरी बेटी पूरे 5 फुट की है। जा जाकर अपने लिए बोनी तलाश कर। चाय की दुकान पर बैठे सभी लोग गबरू का मजाक उड़ाने लगे। गबरू क्रोधित होते हुए अपने आप से बोला, इतनी भारी बेइज्जती? ये चाय का दुकानदार जब तक कासगंज में मेरी बेइज्जती का ढिंडोरा नहीं पीट लेगा तब तक इसे खाना हजम है नहीं होगा। मुझे अब कासगंज में रहना ही नहीं है। गबरू गुस्से से कासगंज छोड़कर चला गया। गबरू गुस्सा होकर काफी दूर निकल आया। तभी उसका पैर किसी के पैर से टकरा गया। गबरू गिर गया। अरे कौन है यहाँ पर जो सड़क को
चारपाई समझ कर सो रहा है? सड़क पर पुट्ठा सो रहा था, जो कि गबरू की आवाज सुनकर उठकर गबरू को देखने लगा। अरे क्या देख रहा है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं निकल रहा था। अगर कहीं ट्रक निकल रहा होता तो तेरा तो राम नाम सत्य हो जाता भैया। मुझे माफ कर दो शर्मिली, गलती मेरी ही थी। अरे भैया, कहीं तू पगला तो नहीं गया है? मैं तुझे किस एंगल से शर्मीली दिखाई देता हूँ रे? ऐसा मत कहो शर्मिली, तुम तो मेरी पत्नी हो। भैया, पत्नी और मैं? अरे तेरा दिमाग खसक गया है क्या? है? कासगंज में वैसे भी सब मुझे नाटा नाटा कहकर चिढ़ाते हैं और तू भी मुझे अपनी पत्नी बता रहा है। इतना कहकर गबरू ने एक जोरदार चांटा पुट्ठा के जड़ दिया। पुट्ठा की याददाश्त वापस आ गई। कौन हो तुम? अब मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन तू कौन है जानता है? तू सड़क पर सो रहा था रे? क्या सड़क पर सो रहा था? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि तुमने मुझे उठा दिया। अगर कोई वाहन आ रहा होता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। तुम्हारे चेहरे पर उदासी झलक रही है। लगता है तुम भी जमाने के सताए हुए हो। अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं कभी कभी कुछ बातें भूल जाता हूँ। बस इसी बात से नाराज होकर मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया भाई। मेरे कद को लेकर मेरे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं भी अपना गांव छोड़कर आ गया हूँ। आज से हम दोनों दोस्त हुए। चलो हम दोनों मिलकर अब दुनिया वालों को लूट लेते हैं और बहुत सारा धन एकत्रित करते हैं। क्या कहते हो? पुट्ठा और गबरू दोनों मिलकर एक दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में पुट्ठा गबरू से बोला, मुझे तो बहुत तेजी से भूख लग रही है। भैया, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? भूख से भला पैसों का क्या संबंध? लेकिन है, जब भूख लगती है तो भोजन खाया जाता है, पैसे नहीं खाए जाते। अरे मूर्ख महाशय, अरे भोजन मुफ्त का नहीं मिलता, पैसों का मिलता है, बूझे कि नहीं? है तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। तभी गबरू को एक गांव की सीमा पर एक ढाबा नजर आया। गबरू पुट्ठा से बोला, देखो हम दोनों वहां चलते हैं, मैं उस ढाबे वाले को जो है पटाऊंगा। ठीक है। गबरू पुट्ठा के साथ उस ढाबे के मालिक के पास जाकर बोला, हम 2 दिन से भूखे हैं, गरीब मजदूर हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और हमें बहुत तेजी से भूख लगी है। ढाबे का मालिक पुट्ठा की ओर देखकर बोला, लेकिन ये तो बहुत अट्टा कट्टा लगता है। अरे ये मेरा बड़ा भाई है, बेचारा पागल है, इसकी जिम्मेदारी का बोझ भी मुझ पर ही है। तभी पुट्ठा क्रोधित होते हुए बोला, जो कि फिर से कुछ भूल गया था, मगर गबरू इस बात को नहीं जानता था। अबे मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पति हूँ। हाँ। गबरू ढाबे के मालिक की ओर देखकर बोला, देखा आपने, देखा, मैंने कहा था ना ये पागल है। सही कह रहे हो, ये तो कोई पागल ही है जो अपने छोटे भाई को अपनी पत्नी बता रहा है। जब ये खाली पेट होता है तो बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो जाता है और कभी कभी तो किसी की हत्या करने पर भी उतारू हो जाता है। तभी पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा ढाबे के मालिक के गाल पर जड़ते हुए कहा, शर्मिली, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम खा सकते हो, जल्दी से खाओ और यहाँ से जाओ। गबरू पुट्ठा के साथ उस ढाबे के मनपसंद व्यंजन का आनंद उठाने लगा। खाना खाने के बाद पुट्ठा की याददाश्त वापस आ गई, मगर गबरू समझ रहा था कि पुट्ठा ने ढाबे के मालिक को डराने के लिए ऐसा जानबूझकर किया है। खाना खाने के बाद गबरू ढाबे के मालिक से बोला, हम दोनों को क्या इस गांव में काम मिल सकत है? गांव में मुखिया की बेटी की शादी है, वहाँ पर कुछ मजदूरों की कमी पड़ रही है। तुम्हारा भाई देखने में तो काफी बलशाली मालूम पड़ रहा है, तुम्हें वहाँ काम मिल सकता है।
गबरू पुट्ठा को लेकर मुखिया के घर जाकर मुखिया से बोला, हम दोनों भाई दूसरे गांव से जो है आए हैं, हमरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या हमें कोई काम मिल सकत है? तुम्हारे जैसे भाइयों की इस देश को बहुत जरूरत है, जिनके पास पैसे खत्म हो जाएं तो काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। मेरी बेटी की शादी है, जाओ सामान अंदर रखवाओ। गबरू पुट्ठा के साथ शादी का सामान अंदर और बाहर ले जाने का काम करने लगा। काम करते हुए गबरू पुट्ठा से बोला, वैसे मैंने तुम्हें ढाबे के बाहर खामोश रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ऐन मौके पर कैसे पागलपन की एक्टिंग की। एक बार को मैं भी दंग रह गया। कैसा पागलपन? अरे तुमने किस तरह से ढाबे वाले के गाल पर चाटा जड़ाता है। लेकिन हम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, ये गांव के मुखिया की बेटी की शादी है। शादी वाले घर में बहुत सारे सोने के जेवर भी होंगे। सोने के जेवर कहाँ रखे हैं मैं ये जानने की पूरी कोशिश करूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर काम करने का नाटक किया है। तो क्या तुम सोने के जेवर भी पहनते हो? अरे मूर्ख पहलवान है, अरे भुलक्कड़ कहीं के। अरे हम सोने के जेवर चोरी करेंगे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे और शहर में बेचकर आधी आधी रकम बांट लेंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। शाम को गबरू मुखिया के पास जाकर आ गया। अब तुमने वाकई बहुत मेहनत से काम किया है, ये लो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पैसे। गबरू पैसे लेकर पुट्ठा के साथ बाहर निकल आया और बोला, मैंने वो कमरा देख लिया है जहाँ पर सोने के जेवरात रखे हुए हैं। हम दोनों रात में चुपके से जो है घर के अंदर घुस जाएंगे। तुम कमरे में रखे हुए जेवरों को चुरा लेना और मैं बाहर नजर रखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा है। कुछ देर बाद रात हो गई और सन्नाटा फैल गया। गबरू पुट्ठा की मदद से दीवार के सहारे मुखिया की छत पर चढ़ गया। अरे वो सामने तीसरे वाले कमरे में सोने के जेवर रखे हुए हैं। कमरा खुला हुआ है, जाओ जाकर सोने के जेवरों को ले आओ। लेकिन तुम मुझे कहाँ मिलोगे? अरे मैं इस घर का मुख्य दरवाजा आहिस्ता से खोल देता हूँ, जल्दी से तुम सोना लेकर आओ। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। दरवाजा इसलिए खोल दे रहा हूँ ताकि अगर जरा से भी खतरा महसूस हो तो हमें भागने में आसानी हो जाए। भैया, अगर तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई तो मैं तुम्हें चेतावनी देने के लिए धीमी आवाज में सीटी बजाऊंगा। तुम समझ जाना कि तुम्हें काम खत्म करके जल्दी आना है। पुट्ठा उस कमरे में घुस गया और सारे जेवर एक थैली में भर लिए, मगर अचानक पुट्ठा सब कुछ भूल गया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये शर्मिली भी ना रात के समय पता नहीं मुझे क्या क्या काम करवाती रहती है। अब देखो ना, शर्मिली ने मुझे इस कमरे में भेज दिया जिस कमरे में मैं कभी आया ही नहीं। इतना बोलकर पुट्ठा कमरे से बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर चारपाई पर पड़ी। मुखिया खर्राटे लेकर सो रहा था। शर्मिली भी कितनी बड़ी कामचोर है? मुझे काम पर लगाकर खुद खर्राटे लेकर सो रही है। आज मैं इसे सबक सिखा कर आऊंगा। इतना बोलकर पुट्ठा ने एक जोरदार लात मुखिया को मारी। मुखिया बिलबिलाता हुआ उठ गया और पुट्ठा को गौर से देखने लगा। शर्मिली, तुम मुझसे काम करवा रही हो और यहाँ बैठकर आराम से सो रही हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? हैं? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शर्मिली, तुम पागल हो गई हो क्या? ये मेरा घर है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी पुट्ठा के कानों में गबरू की सीटी की आवाज टकराई। सीटी की आवाज सुनकर पुट्ठा की याददाश्त फिर से चली गई, मगर अब उसे मुखिया के चेहरे में गबरू की शक्ल नजर आने लगी। पुट्ठा धीमी आवाज में बोला, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही जेवर चुरा लिए हैं। चलो अब जल्दी से शहर चलते हैं और इन जेवरों को बेच देते हैं और आधी आधी रकम बांट लेते हैं। लेकिन तुम यहाँ चारपाई पर क्यों लेटे हुए हो? तुमने तो कहा था कि तुम दरवाजे के बाहर मिलोगे। पुट्ठा की बात सुनकर मुखिया समझ गया कि सारा माजरा क्या है। मुखिया जोर जोर से अपने आदमियों को आवाज लगाने लगा। अरे कलवा, बलिया, भीमा, अरे कहाँ मर गए तुम सबके सब? जल्दी आओ यहाँ। मुखिया की आवाज सुनकर मुखिया के पाले हुए तीनों पहलवान वहाँ आ गए। जाओ बाहर दरवाजे पर पहले इसके साथी को पकड़ कर लेकर आओ।
वो तीनों तुरंत गबरू को पकड़ कर ले आए। छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है? जैसे ही गबरू की नजर पुट्ठा पर पड़ी, गबरू को तो जैसे सांप सूंघ गया। शर्मिली, तुम्हें ये सारे लोग पकड़े हुए क्यों हैं? अबे मूर्ख भुलक्कड़, हैं? मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुझे अपना साथी बनाया। तूने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। अरे देखते क्या हो, इन दोनों को मार मार कर भरता बना दो। तीनों पहलवान गबरू और पुट्ठा को बुरी तरह पीटने लगे। देखते ही देखते गांव वाले भी जमा हो गए। उन सभी लोगों ने पुट्ठा और गबरू को बुरी तरह से धोया। पुट्ठा की याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त हो गई। पुट्ठा और गबरू बहुत तेजी से वहां से भागते हुए एक खेत में जाकर बैठ गए। आज तो मिल गया है, आज के बाद मत मिलना भुलक्कड़ कहीं के। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ढाबे पर जो तूने ढाबे वाले को चाटा मारा था तो तू सच में भूल गया था। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो खुद को इतना बड़ा चालाक बनता हूँ। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि जो आदमी रोड पर सो रहा हो वो दुनिया का सबसे बड़ा भुलक्कड़ होगा। इतना बोलकर गबरू कासगंज की ओर चला गया और पुट्ठा अपने घर की तरफ चल पड़ा।